नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए जो लोग ITI किए हैं, ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPPCL हो गया, UP RVNL हो गया, TG2 के लिए DRDO हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन तो वही है, चाहे आप JEE की तैयारी करें चाहे ITI की लगभग, तो यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। देखिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है सभी यूथ बुक की जो न्यू बुक आई है UPPCL TG2 के नाम से चैप्टर वाइज, उसमें हम लोग सबसे पहले DC जनरेटर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका PDF जो है देखिए टेलीग्राम पे अपलोड कराया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF प्रोवाइड की जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए इसमें डैश और डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी कौन सी हानियां हैं जिसको हम लोग स्ट्रे हानियां के नाम से जानते हैं। तो कौन सा होता है, देखिए चुंबकीय हानि होता है और यांत्रिक हानियां, मतलब कि मैग्नेटिक और मैकेनिकल हानियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे हानियां बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि यहाँ पर स्ट्रे हानियाँ किसके रूप में जाना जाता है, तो चुंबकीय हानियों और मैग्नेटिक हानियों को हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, स्ट्रे हानियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश करके हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील का किसके लिए कम करने के लिए, तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है देखिए यहाँ पर वो करेक्ट है कि सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए करते हैं। और लेमिनेशन जो होता है, लेमिनेशन करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन DC जनरेटर विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। DC जनरेटर में जो है, DC जनरेटर में वायु हानियाँ जो होती हैं किसके समानुपाती होती है। तो देखिए वायु हानियाँ जो होती हैं स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, स्क्वायर के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि जो विंडेज लॉस होते हैं, विंडेज लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड जो होती है स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर विंडेज हानियाँ जो होती हैं स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लैब संयोजित लैब कनेक्टेड आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में फील्ड रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम हैं। इससे 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको आर्मेचर करंट जो है 4 पोल का एक जनरेटर है और जिसका फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 ओम है। और इसकी रेटिंग जो है देखिए कितना है, 100 वोल्ट और 40 वाट के 60 बल्बों को जो है विद्युत सप्लाई प्रदान करता है। तो आर्मेचर करंट का मान आपको फाइंड करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन अब इस पर थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ता है, बोर्ड तो है नहीं, तो हाथ से लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं इसी में जो दिया है उसी में समझा दूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर दिया है जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 50 ओम दिया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.1 ओम दिया है। लैंप की रेटिंग जो है 40 वाट और 100 वोल्ट दिया है। लैंपों की संख्या कितना है, 60 वाट है। ठीक, अरे सॉरी 60 है। और प्रत्येक लैंप का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। देखिए V² कर दीजिए, यहाँ से 100 × 100/40 हो जाएगा, तो 250 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए टोटल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, आप पहले कनेक्टेड हैं तो R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये N हो जाता है। तो N का मान 60 है। तो यहाँ से देखिए 250 जो है रेजिस्टेंस आया था, बटे में 60 कर दीजिए, तो यहाँ से निकल के आएगा। देखिए ये जो है देखिए R इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखिए आपका 4.16 जो है R इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद IL की जो वैल्यू है, IL की वैल्यू कितना है, V/R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 24 एम्पियर जो है लोड करंट आ जाएगा, 24 एम्पियर लोड करंट। और इसके बाद शंट फील्ड द्वारा जो प्रवाहित धारा देखिए कितना हो जाएगा, शंट फील्ड द्वारा प्रवाहित धारा जो है V/RSH हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट आपको दिया है, क्वेश्चन में 100 वोल्ट दिया है वोल्ट रेटिंग, और RSH भी दिया है 50 ओम। तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 ओम। टोटल आर्मेचर करंट जो है देखिए कितना हो जाएगा, तो IL लोड करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग करंट जो है दोनों को 24 + 2 करेंगे तो 26 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित हानियां हैं। परिवर्तित हानियां कौन सी होती है, तो जिसको हम लोग वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। तो देखिए तो वेरिएबल लॉसेस कौन सा होता है, आर्मेचर कॉपर जो होता है आर्मेचर लॉस, या तो फिर कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में
चल लौह प्रकार के अमीटर में कुंडली में होती है। देखिए चल लौह मतलब मूविंग आयरन टाइप का जो अमीटर होता है उसमें मतलब करंट कॉइल जो होता है, करंट कॉइल का प्रॉपर्टी कैसी होती है पूछा जा रहा है। तो देखिए करंट कॉइल होता है, जो करंट कॉइल में मोटे तार का कम टर्न बनाए जाते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर कि जो मूविंग आयरन चल लौह टाइप का अमीटर होता है उसके जो वाइंडिंग होती है कुंडली में मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कॉल्ड। अगर एक विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पिक द राइट वे टू रिफर टू द नो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक और मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक। मतलब कि देखिए इसमें बोला है कि चुंबकीय विशेषताओं मतलब मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक और नो लोड करेक्टरिस्टिक जो है किसको किसके बीच में खींचा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए करेक्ट है कि जो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है वो ई नाट और आई एफ के बीच में खींचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। देखिए और इसके बाद देखिए इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है डीसी जनरेटर में इंटरनल करेक्टरिस्टिक ई जी और आई ए के बीच में खींचा जाता है। और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है वी टी मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग। 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर आर एग्जांपल ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब कि सीरीज, देखिए सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर ये किस टाइप के जनरेटर होते हैं। तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए जनरेटर जो है एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो तो केवल सेपरेटली होता है। इसके बाद सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो सीरीज टाइप, शंट टाइप और कंपाउंड टाइप का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है कि सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर होते हैं ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी शंट मोटर फंक्शन विथ द टर्मिनल वोल्टेज V एंड आर्मेचर करंट I एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। मतलब कि देखिए इसमें एक शंट जनरेटर है, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है इसके बीच में रिलेशन क्या होते हैं। देखिए एक शंट डीसी जनरेटर जो टर्मिनल वोल्टेज V, आर्मेचर धारा I, आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है तो उसका पार्श्व बैक ईएमएफ क्या होता है ये आपका पूछा गया है यहाँ पर। देखिए तो डीसी जनरेटर में जो होता है, डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ निकालने के लिए क्या होता है तो V आप निकालिए तो V ई प्लस आई ए आर ए निकाल कर दिए, या तो E देखिए यहाँ पर V माइनस आई ए आर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। अगर V की वैल्यू निकालते हैं आप तो V क्या मिलेगा आपको E प्लस आई ए आर ए, और नहीं तो यहाँ पर से देखिए E क्या होता है V माइनस आई ए आर ए होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर ए डीसी जनरेटर इफ कांस्टेंट लॉस आर इक्वल टू वेरिएबल लॉस द इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर विल बी। अगर डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों बराबर होते हैं तो डीसी जनरेटर की इफिशियंसी क्या होगी। तो उसमें डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी होती है देखिए वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ। फील्ड कॉइल जो होता है किसका बना होता है, देखिए कॉपर का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर सुपर एनेमल कॉपर वायर दे दिया होता, सुपर एनेमल कॉपर वायर, तो ये और भी अच्छा रहता। तो फील्ड कॉइल किसका बना होता है, देखिए सुपर एनेमल कॉपर वायर का बना होता है। तो यहाँ पर कॉपर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो कॉपर का बनाता है। वैसे भी कास्ट आयरन, स्टील और कार्बन का तो बन ही नहीं सकता है फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस ऑन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में लौ हानि के प्रभाव से क्या होता है, देखिए तो लौ हानि से इफिशियंसी जो होती है वो खराब हो जाती है। तो लॉस ऑफ इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में
कीपिंग पोल फ्लक्स कांस्टेंट इफ़ द स्पीड ऑफ शंट जनरेटर इज डबल देन इट्स जनरेटेड ईएमएफ। अगर फील्ड जो फ्लक्स है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फील्ड फ्लक्स को अगर हम लोग स्थिर रखते हुए डीसी शंट जनरेटर की स्पीड को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल भी दोगुना हो जाएगी। देखिए अगर देखिए मेन फार्मूला क्या होता है इसमें, जो ई होता है, देखिए ई जनरेटेड ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाई होता है। अगर फाई को हम कांस्टेंट रख देते हैं तो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एन के हो जाता है। मतलब कि एन के वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो भी बढ़ेगा। तो अगर एन की वैल्यू दोगुना कर देंगे तो जनरेटेड ईएमएफ भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है कि विल बी डबल, दोगुना हो जाएगी। अगर फील्ड फ्लक्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और स्पीड जो है उसको बढ़ाते हैं, दोगुना करते हैं, तो जो बैक ईएमएफ होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज डैट। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में देखिए क्या डिफरेंस होता है। तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या है, तो देखिए डीसी जनरेटर में जो है हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, एसी जनरेटर में जो होता है स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर जो होता है दोनों क्या होता है, एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं और डीसी जनरेटर में जो होता है हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में द कोर ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लिमिनेटेड टू। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के कोर को हम लोग लिमिनेट करते हैं। तो लिमिनेट करने से क्या हमको फायदा होता है, क्यों करते हैं, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लिमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर को हम लोग लिमिनेशन करते हैं तो कोर लॉस जो ईडी करंट लॉस होती है उसको कम करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इंटरपोल ऑफ इन डीसी मशीन आर यूज टू। इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए इंटरपोल जो होता है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये कम्यूटेटर देखिए एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करता है, एसी को, जो आर्मेचर में एसी इंड्यूज होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है कि टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डैश करके देखिए इसमें के साथ किया जाता है। अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली मतलब कि देखिए पीएमएमसी की बात हो रही है यहाँ पर। अस्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जो है किस पर वर्क करता है, तो डीसी जो है डीसी पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए पीएमसी जो होता है, पीएमसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग केवल डीसी पर वर्क करता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, टायर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी होती है, और फ्रिक्वेंसी लॉस होती है बिल्कुल नहीं होता है। ईडी करंट डैम्पिंग इसका हम लोग यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर नहीं करता है। और आपका जो है देखिए पीएमसी है, इसका स्केल जो होता है लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में किसी भी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। देखिए सक्रियकारी का मतलब क्या होता है, देखिए सक्रियकारी मतलब एक्टिव जो बाइंडिंग होती है उसको हम लोग कंपनसेटिंग पॉइंट जैसे होता है। तो इसमें देखिए कहाँ करते हैं, तो पोल के चारों ओर जो है हम लोग यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए कोई भी मशीन होता है तो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में
डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। इसी पर जो है बाइंडिंग की जाती है तो आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं? यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एक कम्यूटेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कम्यूटेटर का उपयोग देखिए ट्रांसफार्मर नहीं करते हैं, इंडक्शन मशीन में नहीं करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में नहीं करते हैं। डीसी मशीन जो होता है, डीसी मशीन में हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट डैश की सहायता से एक दूसरे को इंसुलेटेड किए जाते हैं। तो इसमें देखिए माइका जो होता है, माइका का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इसको कम्यूटेटर सेगमेंट को एक दूसरे से क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं। तो अभ्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट के देखिए इसमें 2 ऐसे लगा होता है। तो इसमें यहाँ से ऐसे हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग करते हैं। तो ये जो होता है यहाँ से ऐसे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं। माइका से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को अलग करते हैं। तो अभ्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में एक डीसी मशीन में इंटरपोल बाइंडिंग कैसे संयोजित की जाती है? तो इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है देखिए आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में डैश करके है कार्बन ब्रशों को तुलनात्मक रूप से डैश कार्बन ब्रशों द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए तो इसमें जो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता है में लो कार्बन ब्रश को क्या करते हैं हम लोग? हाई कार्बन ब्रश से बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर कि लो कार्बन ब्रश होते हैं। इसमें कम्यूटेशन जो होता है, उसमें कम्यूटेशन में लो रेजिस्टेंस के जो ब्रश होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस के कार्बन ब्रश से बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में किस तरह की डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है? तो ऐसा कौन सी मशीन होती है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? देखिए अस्थायी चुंबक वाले जनरेटर जो होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है आवश्यक है अस्थायी चुंबक वाले में। जिसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन का उपयोग किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है? देखिए डीसी जो मशीन होता है, डीसी मशीन में ब्रेकिंग जो होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को सेव करते हैं, बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है। देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है? जैसे जो मशीन होता है यह ऊर्जा लेने के बजाय जो है, एनर्जी लेने के बजाय क्या करता है? ये देने लगता है। जैसे मोटर है, अगर उसमें हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो ये मोटर की तरह ना बल्कि जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और ये सप्लाई जो है वो देने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर होता है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और लोड को सप्लाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में एक 12 पोल वेव बाइंडिंग डीसी जनरेटर में पैरेलल पाथ कितने होंगे? तो देखिए पैरेलल पाथ जो होते हैं ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। यहाँ पर पैरेलल पाथ कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि देखिए वेव बाइंडिंग जो होता है, वेव बाइंडिंग में ए बराबर जो होता है वो 2 होता है और लैप बाइंडिंग जो होता है, लैप बाइंडिंग जो है उसमें ए बराबर जो होता है वो पी होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यदि एक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स को 2 वेबर काटता है, अगर कोई कंडक्टर है और वो 2 सेकंड में जो है 2 वेबर फ्लक्स को काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं, तो कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ की गणना कीजिए। देखिए तो इंड्यूज ईएमएफ निकालने के लिए क्या होता है? फार्मूला ई इक्वल टू होता है यन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ से यन की वैल्यू कितना है? देखिए 50 है, दिया है 50 लिख दीजिए आप, इंटू 2/2 कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो 50 जो है 50 वोल्ट है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ई इक्वल टू यन इंटू डी फाई बाई डी टी रख दीजिए। यहाँ से यन का मान 50 रख दीजिए और डी फाई की वैल्यू जो है 2 रख दीजिए और कितना समय दिया है टी की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो यहाँ से काटेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे 50 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ से यन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, फार्मूला है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए ई बराबर, इसको सॉल्व करिए 50 वोल्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 5 किलोवाट डीसी जनरेट मशीन के लिए आर्मेचर बाइंडिंग
प्रतिरोध का मान कितना होता है, देखिए आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो आपका लगभग 0.011 से लेके लगभग 1 ओम तक जो है होता है इसमें। तो इसमें देखिए इसके रेंज में जो रहेगा उसको वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए जो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर जो है 0.15 ओम, 15 ओम तो होगा ही नहीं, 1 किलो ओम भी नहीं होगा, 100 ओम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, 0.15 ओम जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल विद्युत वाहक में कमी के प्रभाव को क्या बोलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा देखिए जो टोटल फ्लक्स में रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। फ्लक्स में जो टोटल फ्लक्स में कमी होता है, टोटल फ्लक्स में कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में एक 4 पोल डीसी जनरेटर हैज लैप वाउंड आर्मेचर विथ 50 स्लॉट विथ 16 कंडक्टर पर स्लॉट। द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 30 मिली वेबर टू जनरेट एन ईएमएफ 240 वोल्ट। द मशीन मस्ट बी ड्रिवन एट, मतलब कि देखिए इसमें दिया गया है एक 4 पोल का डीसी जनरेटर है जिसमें लैप बाइंडिंग किया गया है और इसमें 50 क्या है स्लॉट हैं और 16 आर्मेचर कंडक्टर हैं। प्रत्येक स्लॉट में जो है 16 आर्मेचर कंडक्टर हैं। तो यूजफुल फ्लक्स कितना है, देखिए 30 जो है मिली वेबर है और 240 वोल्ट को ईएमएफ जो है इंड्यूस करने के लिए मशीन को कितने स्पीड से चलाना चाहिए ये पूछा गया है। देखिए इसमें तो इसमें निकालने के लिए देखिए पी एन इजकल टू पी एन 5Z/60 होता है। यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बराबर जो है पी बराबर 4 पोल दिया है लैप बाइंडिंग ए के लिए और टोटल आर्मेचर कंडक्टर जो है देखिए कितना है, तो 16 स्लॉट है। देखिए 16 स्लॉट है और 50 कंडक्टर है, तो 16 × 5 = 80, 800 हो जाएगा आपका कंडक्टर टोटल। और फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है, 30 मिली वेबर दिया है। जनरेटेड ईएमएफ कितना है, देखिए 240 वोल्ट है। तो यहाँ से EG = PN 5Z/60 होता है। देखिए यहाँ से तो आप निकालेंगे सिंपली, सबको वैल्यू रख के काटिए। देखिए यहाँ से तो 600 जो है RPM आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में डीसी जनरेटर डैश करके देखिए किस सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए तो डीसी जनरेटर जो होता है किस पर वर्क करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होगी जब, तो एक डीसी जनरेटर में देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है, जब वेरिएबल लॉस होती है, वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो वहाँ पर इफिशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। देखिए एक डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, देखिए PN 5Z/60 होता है। देखिए इसमें 100 दिया है, ये भी गलत है, 10 दिया है गलत है, 50 दिया है ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि PN 5Z/60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में सीरीज मोटर में लोड करंट कितना होता है। देखिए सीरीज मोटर में लोड करंट जो होता है देखिए I = ISC होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एक बाइंडिंग होती है, सीरीज में सब कनेक्टेड रहते हैं तो करंट जो है सभी में सेम होती है। देखिए यहाँ पर ये फिगर है सीरीज जनरेटर का, तो जो आर्मेचर से करंट निकलती है वही फील्ड में भी करंट जाती है और वही लोड में भी करंट जाती है। तो लोड करंट बराबर IL = ISC और IA होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है, बॉडी जो इसको हम लोग योग बोलते हैं, किसका बना होता है। देखिए तो डीसी जनरेटर में योग जो होता है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। अगर छोटा मशीन है अगर छोटा मशीन है तो उसके लिए हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं। अगर बड़ा स्टील होता है तो उसके लिए कास्ट स्टील का बनाते हैं। अगर बड़ा मशीन है तो बड़ा मशीन के लिए इसका बनाते हैं हम लोग कास्ट स्टील का बनाते हैं। और छोटा मशीन जो होता है, छोटा मशीन के लिए हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है। ट्रैक्शन के लिए जो है वो सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में डीसी धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है। देखिए तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स के जो होता है, फ्लक्स के अभिवाह ध्रुव अभिवाह जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि ध्रुव अभिवाह जो होता है उसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि जो विद्युत वाहक बल होता है किसके समानुपाती होता है, तो ध्रुव अभिवाह के। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है डीसी धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है। तो उसमें देखिए कौन सी जो है जो एक ही दिशा में बनाए रखती है, तो जो इंड्यूज ईएमएफ होता है, इंड्यूज ईएमएफ जो होता है इसकी दिशा नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में डीसी जनरेटर में चुंबकीय और मैकेनिकल हानियों को एक साथ क्या बोला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए प्रकीर्ण हानियाँ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर का मेन कार्य होता है ये एसी को, आर्मेचर में एसी जो उत्पन्न होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है। तो अधिकतम दक्षता के लिए क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए परिवर्तन हानियाँ बराबर स्थिर हानियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रदान करने के प्राथमिक कारण, जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मेन कार्य होता है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें एक दूसरे के समांतर चल रहे डीसी शंट जनरेटर में भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर दो जनरेटर पैरेलल में चल रहे हैं, दो शंट जनरेटर हैं और एक दूसरे से क्या है पैरेलल में चल रहे हैं, तो लोड को विस्थापित करने के लिए, मतलब लोड को शेयर करने के लिए हम लोग क्या सबसे अच्छा होता है, तो उसके फील्ड जो होती है, फील्ड करंट को में रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। उनके क्षेत्र विद्युत नियामक जो होता है रियोस्टेट को जो बोलते हैं को समायोजित करना होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन द्वारा क्या होती है, देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। तो इसमें क्या निर्मित होती है, देखिए ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। आर्मेचर करंट जो है आर्मेचर रिएक्शन द्वारा जो होती है आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में एक डीसी मशीन में ब्रश पर स्पार्किंग का मेन रीजन क्या होता है, देखिए कारण क्या होती है। तो इसमें जो है आर्मेचर में जो है आर्मेचर बाइंडिंग ओपन हो, या तो फिर इंटरपोल और जो ब्रश होती है इंटरपोल पर जो ब्रश लगी होती है उसकी स्पार्किंग, मतलब जो प्रेशर होता है वो अच्छे से ना हो, तो इस वजह से जो है स्पार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि आर्मेचर आपका ओपन सर्किट हो सकता है या फिर इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल और जो ब्रश होता है, ब्रश का प्रेशर होता है उस पर सही से प्रेशर न लगा हो, इस वजह से जो है उसमें स्पार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखे हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।